हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। आज हम बात करेंगे मम्प्स के बारे में। जो हम कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम बात करेंगे मम्प्स के बारे में। जो मम्प्स होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मीन्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड होती है। और जो मम्प्स है, यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द मिक्सोवायरस पेरिटोडाइटिस। एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती है, मतलब एक अक्यूट मतलब फॉर शॉर्ट टर्म, यानी अचानक से डिजीज कंडीशन होती है और ये कोज होती है बाय द मिक्सोवायरस पेरिटोडाइटिस। जो पैरामिक्सोवायरस होता है जो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग को लीड करता है। इसके अंदर मम्प्स के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होती है, उसकी स्वेलिंग को जो पैरामिक्सोवायरस है वो कोज करता है। इसे बोलते हैं हम मम्प्स। कि एक ऐसी डिजीज कंडीशन जो मिक्सोवायरस के इन्फेक्शन के कारण होती है और जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके इन्फेक्शन को कोज करती है, जिसके कारण जो फेस है उसकी स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। यदि ये एक पैरोटिड ग्लैंड को स्वेल करेगी तो जो फेस है वो वन साइड से स्वेल हो जाएगा, और यदि दोनों पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करती है तो जो पूरा फेस है वो स्वेल हो जाता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ द मम्प्स। अब इसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में बात करते हैं। जो इसका एजेंट होता है ये होता है मिक्सोवायरस पेरिटोडाइटिस। जो मिक्सोवायरस होता है और इसका जो ग्रुप होता है वो पैरामिक्सोवायरस ही होता है। इसके होस्ट की बात करते हैं कि इसके जो ससेप्टिबल इन्फेक्शियस जो पर्सन है, कि इसके कौन कौन से ससेप्टिबल होस्ट हैं। जो ये मम्प्स होता है वो कैन बी सीन इन द ओल्ड एज बट मोस्ट इन द 5 to 9 ईयर। ये सभी एज ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, सभी एज ग्रुप को ये इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि हम इसके मोस्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा किसे इफेक्ट करता है, तो जो एज ग्रुप होता है बिटवीन 5 to 9 ईयर्स, और स्पेशली इन द फीमेल एज कम्पेयर टू मेल्स। जो मेल्स होते हैं उनमें फीमेल के बजाय कम होता है, और जो फीमेल होती है इनमें मेल के बजाय ये ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। और जो एज ग्रुप होता है 5 to 9 ईयर्स, इसके अंदर ये ज़्यादा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये था होस्ट। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, कि कौन सा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो मम्प्स वायरस होता है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो जो विंटर सीजन होती है और जो स्प्रिंग सीजन होती है, इसके अंदर इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत फेवरेबल होता है और ये इजीली ट्रांसमिट होता है और इसका आउटब्रेक भी होता है। ओवर क्राउडिंग, जो ओवर क्राउडिंग होती है, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, वो इसके जो ट्रांसमिशन है उसकी जो स्पीड होती है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ये था एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मम्प्स। जो मम्प्स होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 4 वीक होता है। यानी जब से जो मम्प्स का वायरस है बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम क्रिएट करता है, उसको 2 to 4 वीक लग जाते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये जो डिजीज कंडीशन है इसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होने का कौन सा तरीका होता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण। जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है इनके यदि कॉन्टैक्ट में यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आ जाएगा तो उसे भी मम्प्स का जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यदि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है विद द मम्प्स, यदि कोई मम्प्स से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में यदि कोई अनइन्फेक्टेड होस्ट आ जाता है तो भी उसके अंदर ये जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मम्प्स। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किस इन्फेक्शन के कौन कौन से सोर्स है जहाँ से स्प्रेड होता है। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल केसेज। यदि कोई मम्प्स का क्लिनिकल केस है उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होगा। सलाइवा सबसे मेन सोर्स होता है जो मम्प्स का वो होता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में सलाइवा सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। ब्लड और CSF के थ्रू भी ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है, यहाँ से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। तो ये था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ द मम्प्स, कि जो मम्प्स होती है एक डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, जो ईयर्स होते हैं इनके फ्रंट में होती है। तो यदि एक पैरोटिड ग्लैंड को ये इन्फेक्ट करता है, यदि उसकी इन्फ्लामेशन होता है तो वन साइड जो फेस होता है वो स्वेल हो जाएगा, और यदि दोनों पैरोटिड ग्लैंड को करता है, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, तो यदि दोनों तरफ से करेगा तो पूरा जो माउथ है जो फेस है वो स्वेल हो जाता है। तो ये था डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इंक्यूबेशन पीरियड, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मम्प्स।
अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मम्स। जो मम्स है इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है फीवर। जो पेशेंट है उसको फीवर आएगा, फीवर के साथ साथ उसे हेडेक भी होगा। और इसमें हमने बात की कि इसमें पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। यदि पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होगा तो जो पेन होगा अराउंड द ईयर, और जो ईयर होता है उसका जो सराउंडिंग एरिया है और जो होते हैं अपर एंड लोअर जो, इनके अंदर पेन होता है। एनोरेक्जिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट की जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाएगी। स्वेलिंग इन द फेस, यदि एक पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्शन होता है तो एक तरफ का जो फेस होगा वो स्वेल हो जाएगा, और यदि दोनों तरफ होता है तो जो पूरा फेस होता है वो स्वेलिंग आ जाती है। सोर थ्रोट, और जो पेशेंट है उसका जो थ्रोट होता है वो सोर हो जाता है। तो ये होते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मम्स। फीवर, हेडेक, एनोरेक्जिया, पेन अराउंड द ईयर एंड जो, स्वेलिंग इन द फेस एंड सोर थ्रोट। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ द मम्स की ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस है जिनके थ्रू हम मम्स को डायग्नोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके जो साइन एंड सिम्टम हमने बात की है, यदि हम देखेंगे यदि उसका फेस स्वेलन है तो इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मम्स। तो ये था हिस्ट्री कलेक्शन। इसके बाद में कुछ एग्जामिनेशन हम करके देखेंगे लाइक ब्लड, यूरिन एंड CSF एग्जामिनेशन, जिनके थ्रू भी हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे डायग्नोसिस ऑफ द मम्स, जिसमें हमने बात की हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे पेशेंट की, ब्लड, यूरिन, CSF एग्जामिनेशन करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मम्स। जो मम्स है इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या होता है। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है या प्रिवेंटिव मेजर होता है वो होता है आइसोलेशन। यदि कोई कम्युनिकेबल डिजीज है उसका हमें फर्दर स्प्रेड रोकना है, उसे एंडेमिक बनने से रोकना है, तो पेशेंट को हम स्ट्रिक्टली आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी पेशेंट है उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अंदर यदि पेशेंट को कोई पेन हो रहा है तो उसे हम पेन किलर दे देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, और यदि पेशेंट को फीवर है तो हम उसे जो एसिटामिनोफेन होती है वो दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती है। एंटीबायोटिक के साथ साथ में हम जो NSAID होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, वो भी पेशेंट को देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड का, तो NSAID भी दी जाती है। इसी के साथ साथ जो पेशेंट है उसकी डाइट में भी चेंज किया जाता है। जो डाइट होती है उसको लिक्विड कर देते हैं, सेमी सॉलिड डाइट दी जाती है, जिससे वो इजीली उसे जो भी फूड ले रहा है उसे इजीली खा सके। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ द मम्स। हमने बात की क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मम्स। इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है मम्स वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।